साइंटिस्ट का नाम था हुक और उसने दिया अपना लॉ, उसका नाम पड़ गया हुक्स लॉ। क्या? हुक्स लॉ ने एक बहुत सिंपल सी बात कही, और वो सिंपल बात हमें भी पता है, पता नहीं क्यों कही उसने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से कहा हुक्स ने कि मैं क्लियर बता रहा हूं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना ज्यादा आप स्ट्रेन प्रोड्यूस करते हो उतना ज्यादा स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। जितना खींचोगे वायर उतना वापस आना चाहेगी, अंदर उतना तनाव पैदा हो जाएगा। तो जितना ज्यादा आप खींचाव पैदा करोगे अंदर उतना तनाव पैदा होगा वापस आने के लिए। हमने कहा ठीक है, समझ में आता है, लॉजिकल है। तो पेपर में आता है इसका लॉ, स्टेट हुक्स लॉ। अरे इसी को अंग्रेजी में लिख देना, द स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी बाय द डिफॉर्मिंग फोर्स। स्ट्रेन किसने प्रोड्यूस किया? डिफॉर्मिंग फोर्स ने। और स्ट्रेस अपने आप आया, वो स्ट्रेन का रिएक्शन था। हमने तो बस स्ट्रेन प्रोड्यूस कर दिया फोर्स लगा के, स्ट्रेन प्रोड्यूस करने पे अपने आप अंदर क्या डेवलप हो गया? स्ट्रेस। तो अंग्रेजी में लिखते हैं द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन डेवलप्ड इन द बॉडी या प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी बाय द डिफॉर्मिंग फोर्स। अब ये आ गया हुक्स लॉ, ये हो गया उसका एक्सप्रेशन। अब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट तो आएगा। क्या आएगा? तो यहां पर जब कांस्टेंट आया तो कांस्टेंट क्या आया? कैपिटल ई। क्या आया? इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेन को नीचे ले आओ, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू कैपिटल ई। यहां पहली बार हुक ने हमें मिलवाया इस कैपिटल ई से, जिसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। जितना ज्यादा ई की वैल्यू होती है उतना ज्यादा बॉडी इलास्टिक होती है। मोर इज द वैल्यू ऑफ ई, मोर इज द इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी भैया, ई ज्यादा का अर्थ क्या है? आपने तो रटवा दिया, ई ज्यादा तो इलास्टिसिटी ज्यादा। समझा के बताओ कि ई ज्यादा से इलास्टिक का क्या लेन देन है। सोचो यार, ई ज्यादा कब होगा? जब कम से कम स्ट्रेन में ज्यादा से ज्यादा इसकी वैल्यू कम और उसकी ज्यादा होगी, तभी तो ई ज्यादा होगा। डिनोमिनेटर जितना कम उतना ई ज्यादा, ये जितना ज्यादा उतना ई। अरे पूरा पढ़ो, पूरा ध्यान से आसपास ना देकर यहां ध्यान दें। स्ट्रेन कम होगा तो ई, स्ट्रेस ज्यादा होगा तो ई। तो भाई सुनो, इसका अर्थ सुनो, थोड़े से खिंचाव में, थोड़े से छोटे से खिंचाव में अगर अंदर बहुत तगड़ा स्ट्रेस डेवलप हो जाए, वो बॉडी बहुत इलास्टिक है। ये लाइन हिंदी में सुनना, आपने एक बॉडी को थोड़ा सा खींचा और अंदर रोना पैदा हो गया, अरे वापस चाहिए, वापस जाना, वापस जाना। मतलब थोड़े से खिंचाव में इतना स्ट्रेस आ गया अंदर कि वापस जाना है, तो मतलब वो बॉडी बहुत इलास्टिक है। क्या है? तो ज्यादा इलास्टिक कम इलास्टिक कैसे पता चलता है? हम देखते हैं कम से कम स्ट्रेन में। लाइन बोलो मेरे साथ, जितना ज्यादा स्ट्रेस अंदर डेवलप हो रहा है बॉडी उतनी, कम से कम स्ट्रेन में जितना ज्यादा अंदर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है बॉडी उतनी इलास्टिक। कम से कम स्ट्रेन में ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस, तो बॉडी उतनी इलास्टिक। नहीं आया? अच्छा, अब ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के तो तीन प्रकार थे। एक स्ट्रेन वो था जहां पर हमने लेंथ चेंज करी थी, उसका स्ट्रेस भी था नॉर्मल स्ट्रेस। एक स्ट्रेस वो था जहां पे हमने वॉल्यूम चेंज करी थी, एक जहां पे शेप चेंज किया था। तो भैया हमारे पास तो तीन तरह के स्ट्रेस हैं और तीन ही तरह के स्ट्रेन है, तो ई भी तीन तरह के होते हैं, तीन तरह के। ठीक है, कैसे कैसे? आराम से सुन लो। क्या ये स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशो है? नीचे भी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशो है, उसके नीचे भी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशो है। अच्छा, यहां पर क्या आएगा? स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशो होता है उसे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशो को मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशो को मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। अब हमारे पास तीन तरह के स्ट्रेस हैं और तीन ही तरह के स्ट्रेन है।
तो नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस वाला स्ट्रेन होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इनके रेशो का नाम अलग है, इनके रेशो का जो इलास्टिसिटी मॉडुलस है वो अलग है। ये तो यूं तो ये तीनों ही स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशो हैं, ये तीनों ही इक्वल टू क्या होने चाहिए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, लेकिन तीनों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का नाम अलग अलग है। ठीक है, एक है लेंथ वाला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक है वॉल्यूम वाला, एक है शेप वाला। समझ रहे हो? तो जो लेंथ वाला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसका नाम है यंग्स मॉडुलस। क्या नाम है? जो वॉल्यूम वाला है उसका नाम है बल्क मॉडुलस, बीटा, बीटा से डिनोट करते हैं, उसका नाम है बल्क मॉडुलस। क्या नाम है? और जो लास्ट शेप वाला है उसको ईटा, इसे ईटा कहते हैं, ईटा से डिनोट करते हैं, उसका नाम है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो इन तीनों के अपने अपने नाम हैं, इन तीनों पर अपने अपने न्यूमेरिकल हैं। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इस पे होते हैं, इस वाले पे, उससे कम इस पे और सबसे कम इस पे। ये हो गया आपका स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाय एरिया नीचे एल, तो याद ही ऐसे कर लो, एफ इंटू एल बाय सही है। ऐसे ही बल्क मॉडुलस की बात करते हैं, फोर्स बाय एरिया अपॉन डेल्टा वी बाय माइनस आता है, बस क्या आता है। अब एक बात याद रखो भैया, कुछ चेंज है क्या? सेम ही तो होगा, इसमें डेल्टा भी आ जाएगा? नहीं, कहानी अलग है। जब आप किसी चीज को कंप्रेस कर रहे होते हो ना, तो फोर्स अपॉन एरिया जो है, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, उसको हम क्या लेते हैं? प्रेशर। क्या लेते हैं? प्रेशर। क्योंकि आप एक स्फीयर को हर तरफ से कंप्रेस कर रहे हो, तो वहां पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में फोर्स और एरिया कम ही दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा? प्रेशर। मैं जानता हूं फोर्स अपॉन एरिया होता क्या है, तो ये आ जाएगा P, नीचे क्या है और ऊपर क्या है, ये भी ऊपर चला गया और ये माइनस भी तो था, तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला आ गया माइनस पीवी अपॉन डेल्टा। यंग्स मॉडुलस का आ गया एफ इंटू एल बाय ए इंटू डेल्टा एल। तो आपको इन्हीं फॉर्मूलों को ऑपरेट करना है। वैसे तो मैं जानता हूं कि आप जानते हो, है तो सब कुछ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस लेंथ वाला स्ट्रेस अपॉन लेंथ वाला स्ट्रेन, बल्क मॉडुलस वॉल्यूम वाला स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम वाला स्ट्रेन। वो तुम कर लोगे, कभी भूल जाओ तो पुट भी कर दोगे, लेकिन मैं चाहता हूं याद रहे, नुकसान ना हो। बीटा इज इक्वल टू माइनस पीवी बाय डेल्टा वी, डेल्टा वी, और वाई इज इक्वल टू एफ इंटू एल बाय ए इंटू डेल्टा एल। अच्छा भैया, इसका भी होता है रिजिडिटी का? हाँ, इसका भी होता है। फोर्स अपॉन नीचे tan थीटा, क्योंकि इसमें शियर स्ट्रेन तो tan थीटा ही होता है, एफ अपॉन ए tan थीटा। दिस इज रिजिडिटी। इसके न्यूमेरिकल ना के बराबर हैं, इसके बहुत हैं, इसके बहुत सारे हैं, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ये लग रहा होता है।